इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में हैं, यूपी सदन में हैं और थोड़ी ही देर में उनके गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में यूपी की कैबिनेट विस्तार के अलावा यूपी बीजेपी के संगठन में फेरबदल पर भी बात हो सकती है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी अपनी रणनीति में कोई कमी नहीं रखना चाहती, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मुद्दों को बीजेपी हाईकमान के सामने रखेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे कल उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही थीं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच सीएम योगी ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा था और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी को मिलने का वक्त दे दिया। जाहिर है कि यह मुलाकात बहुत अहम है। यह मुलाकात उन लोगों को भी जवाब कहा जा सकता है जो यूपी में सब कुछ ठीक न होने की बात कर रहे थे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज शाम 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह से होगी और दूसरा पहलू यह भी है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस में रहे जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद यूपी में सियासी हलचल तेज है। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी तैयारियों, वैक्सीनेशन के बारे में भी प्रधानमंत्री से उनकी बात हो सकती है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, देवेंद्र पराशर दिल्ली से, आनंद प्रकाश पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। रुचि, सबसे पहले तो ये आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ का यूं अचानक दिल्ली आना और तब सभी 3 शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होना, क्या इसे एक सामान्य मुलाकात कहा जाएगा? देखिए, ऐसा है, बहुत तरह की चीजें हैं। एक तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो पहले भी मिले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं, अमित शाह से भी मिले हैं और जेपी नड्डा से भी मिले हैं। लेकिन इस समय हालात थोड़े से फर्क हैं। एक तो कोरोना काल में पिछले 2-3 महीनों से किसी भी तरह की मुलाकात का दौर नहीं हो पाया था। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। दूसरी बात यह है कि दरहाल के दिनों में आपने देखा कि सोशल मीडिया पे खास तौर से बहुत तरह की अटकलें लगाई गई उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, बीजेपी पार्टी को लेकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी से उनके रिश्तों को लेकर। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अहम बैठक मानी जा सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से वक्त लिया, अमित शाह से वक्त लिया, जेपी नड्डा से वक्त लिया है और जितना काम उनकी सरकार ने इधर खासतौर से कोरोना काल में किया है उसका पूरा डिटेल लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हैं। तो एक तरह से आप ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना की वजह से छवि को नुकसान पार्टी को ऐसा लग रहा है कि पहुंचा और पार्टी के करीब 1 दर्जन विधायकों ने चिट्ठी लिखी कि उनके यहाँ ठीक से इलाज नहीं हो रहा। तो सारी उन बातों का जवाब लेकर आज योगी दिल्ली पहुंचे हैं। सौरभ, देवेंद्र, जैसा रुचि कह रही थी कि ये कयासबाजी या काइट फ्लाइंग जिसे हम कहते हैं, बहुत लोग ये पतंग उड़ा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रह गया है। शायद मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि शायद बीजेपी अब चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को ही बदल दिया जाए, मुख्यमंत्री कोई और बना दिया जाए। यहां तक भी लोगों ने कयासबाजी की थी। उस सारे परिप्रेक्ष्य में अगर आज की मुलाकात को देखें आप तो क्या कहेंगे? और साहब, निश्चित तौर पे जिन बातों को आप बता रहे हैं कि न सिर्फ सोशल मीडिया या जो राजनीतिक पंडित हैं वो, बल्कि पार्टी के कई नेता भी ऐसी कयासबाजी में, ऐसे अंदाजे में जबरदस्त तरीके से उलझे हुए थे। और जिन नेताओं के बारे में आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यूपी से कहीं बाहर के नेता थे, बल्कि यूपी के नेता, यूपी में सरकार में मंत्री, यूपी के विधायक, संगठन के लोग, उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे जो कि तमाम कयासबाजियों को लेकर चर्चा कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो रहा है, जो कि हकीकत से कोसों दूर था। लेकिन निश्चित तौर पे जो नैरेटिव चल रहा था योगी आदित्यनाथ के लिए, वो चिंता की बात इस लिहाज से थी कि अगले साल चुनाव होना है और अगर इस प्रकार का नैरेटिव चले कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आप पे भरोसा नहीं करता, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपसे नाराज है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपकी कार्यशैली से खुश नहीं है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से खुश नहीं है कि कोरोना के काम को आपने कैसे हैंडल किया, तो ये सारी चीजें योगी आदित्यनाथ के बहुत ज्यादा निगेटिव जा रही थी। और जाहिर तौर पे कोई भी मुख्यमंत्री इस बात को टॉलरेट नहीं करना चाहेगा कि उसकी छवि इस प्रकार से गढ़ी जाए। और निश्चित तौर पे उस भ्रम को तोड़ने के लिए, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के लिए समय मांगा। और न सिर्फ उस भ्रम और नैरेटिव को तोड़ेंगे ऐसी मुलाकात और ऐसी पिक्चरों के मार्फत, बल्कि शीर्ष नेतृत्व के सामने जाकर अपना पक्ष भी रखेंगे इस लिहाज से कि अगर मन में कोई शंका, कोई शंका और शुभाव वाली बात हो तो वो दूर हो जाए, या फिर
उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन मिलना हो तो वो इंस्ट्रक्शन मिल जाए। तो एक तरह से भ्रम के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश और ज्यादा विश्वास हासिल करने की कोशिश के तौर पे इन मुलाकातों को देखा जाना चाहिए। आनंद, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि इससे पहले आप तीनों ने उस खबर पर नजर रखी थी, यूपी के प्रभारी बीजेपी के वो वहां पर पहुंचे, उनकी विधायकों से, मंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकातें हुई। इसके अलावा संघ सरकारें वहां पर 2-3 दिन मौजूद रहे, उनकी चर्चाएं चली। उस सारे परिप्रेक्ष्य के बीच में ये मुलाकात हो रही है। पहली बात तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या संकट था या ऐसी क्या वजह थी कि वहां लखनऊ में इतनी मीटिंगों का दौर चला, और क्या उसका भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज से कोई लेना देना था? ये देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो कोई भी पार्टी हो वो चाहती है कि अगर हल्की सी भी नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में या मंत्रियों के बीच में, तो उसको शुरुआत के पहले उसको खत्म कर दिया जाए। और जिस तरह से लगातार बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से कुछ पार्टी के विधायक नाराज हैं, कुछ मंत्री जो है वो खुश नहीं है, तो इन तमाम बातों को जानने के लिए और बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए खुद बी एल संतोष जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं और राधा मोहन सिंह जो कि बीजेपी यूपी के प्रभारी हैं, वो वहाँ गए थे। उन्होंने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की, उनका पक्ष जाना था, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की थी और वो रिपोर्ट उन्होंने आके यहाँ पे पार्टी हाईकमान को दिया था। तो ऐसी अगर बातचीत की जाती है, लोगों को सुझाव लिए जाते हैं, शिकायत लिए जाते हैं, तो आगे रणनीति क्या होगी पार्टी की, न सिर्फ कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, मंत्रियों के साथ में रखने की, बल्कि साथ में जनता को रखने की, तो ऐसे रणनीति बनाने में मदद मिलती है। और उसी कोशिश के तहत, उसी कवायद के तहत वो रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ गए। तो वो रिपोर्ट भी अभी आलाकमान के पास है और जाहिर तौर पर जब योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे अमित शाह से भी और कल जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष उनसे भी, तो तमाम उस रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी कि हाँ कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसको कैसे दूर की जानी चाहिए वो आपको भी तय करना है। पार्टी हाईकमान भी अपने लेवल पे कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। उनको बताया जाएगा कि आप अपनी कार्यशैली में अगर आपको लगता है कुछ बदलाव करने की जरूरत है, बदलाव करिए, क्योंकि चुनाव का वक्त है, 6 महीने का लगभग वक्त बचा हुआ यूपी चुनाव में, तो ऐसे में समय कम है। कोई भी कमजोर से कमजोर जो कड़ी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि यूपी बीजेपी के लिए खासा अहम है, क्योंकि वहाँ से 80 सीटें आती हैं और ऐसे में जो भी नतीजे उसके होंगे जाहिर तौर पर 2024 के नतीजों पे उसका असर होगा। तो बीजेपी कोई चूक नहीं होने देना चाहती, जरा सी भी नाराजगी, जरा सा भी लूप होल बीजेपी नहीं छोड़ना चाहते। और यही वजह है कि लंबे समय बाद ये 1-to-1 मुलाकात होगी अमित शाह की, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात होगी। हालांकि बीच में आनंद आता हूं आपके पास तस्वीरों पर, यूपी सदन की तस्वीर है आपके सामने, यूपी सदन की तस्वीर है और किसी भी वक्त यहां से योगी आदित्यनाथ निकल सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है और आपको जिस मुद्रा में सुरक्षा कर्मियां दिखाई दे रहे हैं, गेट तक पकड़ा हुआ है, गाड़ी जो है वो तैयार खड़ी सामने दिखाई दे रही है, तो जल्द ही यहां से योगी आदित्यनाथ रवाना हो सकते हैं और उनकी सीधे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। और उसके बाद कल उनकी पहले प्रधानमंत्री से और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी तय है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, यूपी में इस वक्त जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, इलेक्शन 6 महीने दूर है, उससे पहले बीजेपी अपनी तरफ से पूरी रणनीति को तैयार करने में जुटी हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा जो कुछ अगर कोई वहां बदलाव की, परिवर्तन की जरूरत है तो उस पर भी जरूर चर्चा होगी। रुचि, लखनऊ में जो भी ये मीटिंग्स का सिलसिला चला था, इसका क्या फीडबैक मिला, क्या खबर आप लोगों तक पहुंची? खासतौर पर कोरोना काल में, जैसा अभी देवेंद्र भी कह रहे थे, हमने देखा था कि कई विधायकों ने अपनी नाराजगी जताई। एक विधायक ने तो कैमरे पर यहां तक कह दिया था कि विधायक की यहां औकात क्या है। कुछ सांसदों ने ये शिकायत की थी कि उनके इलाकों में ठीक से जो है मदद नहीं पहुंच रही है। इस सब के बीच में लखनऊ में जो कुछ कवायद हुई उसका क्या नतीजा निकला? देखिए सौरभ, जो लखनऊ में मीटिंग्स का दौर चला वो असलियत में ये कहा जा सकता है कि उन मीटिंग के पीछे एक बहुत बड़ी वजह पंचायत चुनाव थी। पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्ष का यहाँ चुनाव होना है। यूपी में करीब 97,000 गांव हैं, करीब 16 करोड़ की आबादी जो उत्तर प्रदेश की है वो गांव में रहती है। तो लिहाजा जो पंचायत चुनाव है उसमें जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका चुनाव काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है बीजेपी के लिए। तो जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए वो बीजेपी जैसा आपको रोक रहा हूं एक मिनट के लिए, गाड़ियों का काफिला यूपी सदन छोड़ रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ अब गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए रवाना हो रहे हैं और ये बेहद अहम जो है बैठकों का सिलसिला जो आपसे शुरू हो रहा है ये कल तक चलेगा। ऐसा हमने बताया कि केवल गृहमंत्री से नहीं, कल उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात होगी। और इस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री से उनकी मुलाकात के बाद जो खबर निकल कर आती है उस पर हमारी नजर रहेगी, आपको बताते रहेंगे।
लेकिन फिलहाल गाड़ियां निकल चुकी हैं यूपी सदन से। रुचि बताएं। जी, आपको ये बता रहे थे कि पंचायत चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि अगले साल यहाँ चुनाव है। तो बीजेपी चाहती है कि कम से कम जो 75 जिले हैं उसमें से 55-60 में उनके जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए जाए। तो ये अध्यक्ष उनके मेंबर चुनेंगे जो पंचायत के मेंबर्स चुने गए हैं। बहुत सारी जगह बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, इंडिपेंडेंट्स उसमें जो है वो आगे हैं, तो दूसरी पार्टी के लोग आगे हैं। तो कैसे ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाए, बीजेपी के बन जाए, इसको लेकर वो मीटिंग ज्यादा थी। लेकिन उस मीटिंग में क्योंकि दिल्ली के बड़े नेता यहाँ पे आए थे, तो जो विधायक थे, जो योगी सरकार के मंत्री थे, एक एक से अलग अलग वो मिले। दोनों डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी मीटिंग हुई, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके साथ भी मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में जो विधायक जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी उनसे भी बातचीत हुई और उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसी नाराजगी क्यों है। तो बहुत तरह के फीडबैक लिए गए और उसके बाद वो फीडबैक लेकर दिल्ली गए। तो जो एक तरह से हम देखते हैं, जो लोग सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनको हटा दिया जाएगा, बहुतों ने कहा कि प्रधानमंत्री से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। फिर ये कहा गया कि पोस्टर से फोटो हटा दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन अगर आप हकीकत जांचेंगे तो पहले भी ऐसा हुआ होता है कि कुछ पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होती है, कुछ में नहीं होती, क्योंकि पहले इस तरह का बात नहीं आई थी तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जाहिर है, देखिए हर तरीके से आदमी अपने चश्मे से हर चीज को देखता है, उसमें लोगों ने सब कुछ पढ़ने की कोशिश की, जैसा आपने बताया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आनंद प्रकाश पांडे के पास चलेंगे। अमित शाह के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, गृहमंत्री के घर पर। यूपी सदन से वहां वो पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। अमूमन कितना वक्त लग जाता है यूपी सदन और अमित शाह के निवास के बीच में, आनंद? जी, यूपी सदन से अमित शाह का जो निवास है 6 से कृष्णा नंबर बमुश्किल 7 से 10 मिनट का यहाँ पे और जो दूरी है, जो 7 से 10 मिनट में बमुश्किल कवर हो जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में, बमुश्किल कुछ मिनट में ही अमित शाह के घर पे योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं। चूँकि उनका जो काफिला रहता है उसका भी रूट तय होता है और रास्ते को क्लियर रखा जाता है, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी है उनके साथ। और उसके साथ ही चूँकि सीएम भी है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। सारी जो लाइट्स है उसको ग्रीन रखा जाता है, जितनी ट्रैफिक लाइट्स हैं ग्रीन रखा जाता है। तो अब से कुछ देर में यहाँ पे आपको भी हलचल दिख रही होगी, यहाँ भी हलचल बढ़ गई है और अब से कुछ देर में, कुछ मिनट में ही अमित शाह के घर पे योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं। और तमाम जो बातें पिछले कुछ समय से चल रही थी, उसके अलावा यूपी में संगठन का मामला हो, कोरोना के समय जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया, और उसके अलावा आगे क्या क्या तैयारियां चुनाव को लेकर है, संगठन को दुरुस्त करने के लिए, संगठन की चूल्हे को कसने के लिए, उन तमाम बातों पर अमित शाह से भी वो चर्चा करेंगे। जाहिर तौर अमित शाह यूपी के प्रभारी रह चुके हैं, उनको भी बेहतर जानकारी है, जमीनी हकीकत उनको पता है वहाँ पे क्या। और ऐसे में जब दोनों नेता बैठेंगे तो जाहिर तौर पे चर्चा का मुख्य केंद्र यही होगा कि कैसे यूपी में बीजेपी को और मजबूत किया जाए, ताकि बीजेपी की एक बार फिर से वहाँ पे लगातार सरकार बनाई जा सके। देवेंद्र, बहुत से लोग अभी भी इस खबर को इस नजरिए से देख रहे होंगे कि शायद योगी आदित्यनाथ को कोई निर्देश देने के लिए बुलाया गया है, या योगी आदित्यनाथ के वर्क कल्चर पर या उनको लेकर के अगर कोई नाराजगी है, उसको लेकर के उनको कोई संदेश देना चाहती है लीडरशिप। क्या कहेंगे इस पर? और निश्चित तौर पे नहीं है, और क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद ये समय मांगा है, और बीजेपी में आमतौर पे जब ऐसा मैसेज देने की जरूरत महसूस होती है तो वो मैसेज एक सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। और अमूमन इस तरह की मुलाकात में वो मैसेज सीधे सीधे नहीं दिया जाता तब तक जब तक बहुत जरूरी ना हो। और दूसरी चीज की, जैसा कि बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, जो जैसा कि रुचि बता रही थी, बिल्कुल सही बता रही थी कि वो जो हलचलें थी वो जिला पंचायत चुनाव में जो हार हुई, और न सिर्फ हार हुई बल्कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें पार्टी ने अपने साथ संबद्ध नहीं किया, वो जीत गए थे। इस बाबत ज्यादा फीडबैक लिया जा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने सही कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं किया। फीडबैक इसलिए नहीं था कि योगी आदित्यनाथ पिछले 4 साल से जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं उस सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पंचायत चुनाव में पार्टी की ऐसी दुर्गति क्यों हुई, फीडबैक इस आधार पे लिया जा रहा था और उससे जुड़कर लोग अपनी बात कह रहे थे। और आपको मैं बताऊं सौरभ की आमतौर पर लोगों को यह लग रहा था कि क्योंकि पार्टी दफ्तर में जो मुलाकात हो रही है सिर्फ वही मुलाकात हो रही है, जबकि हकीकत ये थी कि यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एल संतोष जितने दिन वहां रहे थे, प्रतिदिन रात में योगी आदित्यनाथ के साथ जाके और घंटों मुलाकात होती थी और वहां भी ये सारी चीजें शेयर की जाती थी। तो ये ऐसा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई वहां पे पार्टी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के विधायकों से, पार्टी के मंत्रियों से कोई जनमत संग्रह जैसी बात की जा रही थी। हाँ,
जिस प्रकार से जिला पंचायत चुनाव में झटका लगा, बंगाल चुनाव में पार्टी की हार हुई, यहाँ जिला पंचायत में झटका लग रहा है, कोरोना काल में यूपी सरकार की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो ऐसे में अगले साल जब चुनाव होना है तो पार्टी बिल्कुल भी ये खतरा नहीं उठा सकती थी कि वो बहुत ज्यादा संतुष्ट मोड में रहे और आगे उसको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन इस सबके बीच में हैरानी तब हुई जब ये खबर आई कि ये कहना पड़ा सोर्सेस के हवाले से भारतीय जनता पार्टी के कि अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, उनके काम पर लड़ा जाएगा, और यहां तक कि कैबिनेट विस्तार अगर होगा तो उसका फैसला भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये स्पष्टीकरण देना या ये मैसेज देने की जरूरत क्या थी? और बहुत ज्यादा जरूरत थी सौरभ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, बाकी राजनीतिक पंडितों के बीच नहीं, बल्कि पार्टी के नेताओं के बीच भी ऐसे बहुत सारे गॉसिप चल रहे थे। और जब बी एस संतोष और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, तो एक मुलाकात के दरमियान जब इस बात को लेकर चर्चा हुई तब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, ये तो आप लोगों को ही तय करना है कि इसे कैसे दूर करना है। उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एस संतोष जब लखनऊ से दिल्ली लौट रहे थे तो उन्होंने कोरोना काल में यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर सराहना की थी और कैसे दूसरे राज्य से तुलना किया था। तो यहां पर निश्चित तौर पर इस भ्रम को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके अपने नेताओं के पीछे चर्चा चल रही थी। यूपी बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, वो बाकायदा ये कह रहे थे कि अगले 2 दिन में ये बदलाव हो जाएगा, ये चीज इनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा रहा है। ये सारी चीजें सियासी गलियारे में नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर चल रही थी, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस था। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी बीजेपी का एक तबका है जो कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से शुरू से बहुत ज्यादा नाराज है, और ये तात्कालिक कारण रहा जब उन्होंने अपनी नाराजगी को बहुत ज्यादा स्वर देना शुरू किया था। अच्छा, आनंद के पास आनंद जहां पर है गृह मंत्री के घर पर, वहां पहुंच चुके योगी आदित्यनाथ। आनंद जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह के घर पे योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच गया है। उनकी जो गाड़ी है जिसमें वो बैठे हुए हैं वो गाड़ी अब घर के अंदर जा रही है, और जिसका इंतजार किया जा रहा था वो लगभग 4:10 हो रहा है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, और अब जिसका हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और तमाम जो बातें थी, भले वो उत्तर प्रदेश में संगठन की बातें हों या फिर कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तमाम जो कदम उठाए उसको लेकर हो, या फिर आगे और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए पार्टी को, उन तमाम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी। और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह यूपी की जो जमीन है उस पर खास तौर पर नजर रखते हैं, बारीकी नजर रखते हैं। यूपी के वो प्रभारी रह चुके हैं, और ऐसे में वो भी चाहेंगे कि वो भी उनका जो अपना फीडबैक है जो उनको जमीन से मिल रहा है वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ साझा करें, और साथ ही साथ अगर आगे कुछ और कोर्स करेक्शन करना है या कुछ कार्यशैली में बदलाव करना हो या फिर संगठन में कुछ और बदलाव करना है, या फिर जैसा कि रुचि बता रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार करने की जरूरत है, तो उसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। अमित शाह अपना फीडबैक देंगे और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के मन में क्या चल रहा है वो भी उन सब बातों को साझा करेंगे। जी रुचि, आप लखनऊ में रोजाना ऐसे लोगों से मिलती होंगी, बात करती होंगी राजनीतिक गलियारों में, या वहां भी इसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की चर्चा होती थी? देखिए, ऐसा है कि पिछले करीब 1 महीने से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खासतौर से सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा हो रही थी कि यूपी में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, उप मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है, कोई और उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, रिश्ते अच्छे नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री मोदी से। तो इतनी ज़्यादा चर्चा थी कि बहुत सारे लोग वो चर्चाएं सुन सुन के, भले ही वो सच ना हो, लेकिन लोगों को लगने लगा था कि शायद ऐसा कुछ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो एक तरह का मैसेज भी आपको लगता है कि आज जो मीटिंग होगी उसके बाद ये जाएगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। बीजेपी पार्टी है और उस पार्टी में तैयारियां बहुत पहले से होती हैं। तो कोरोना काल हो गया था, नहीं तो पहले से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी होती उत्तर प्रदेश में। तो अब क्योंकि फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, मार्च में सरकार नहीं बन जानी है, तो जाहिर है कि बीजेपी मीटिंग्स भी करेगी, अपने मंत्रियों से भी फीडबैक लेगी, अपने विधायकों से भी लेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेगी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे चला कि कुछ लोगों को वो सच लगने लगा था जो सच नहीं था। सौरभ जी, मैं आपको बताऊं किस किस किस्म की चर्चाएं हो रही थी। देवेंद्र, ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर समुदाय, राजपूत समुदाय के अलावा बाकी ब्राह्मण समुदाय नाखुश है, ओबीसी बड़े नापसंद कर रहे हैं, वो लोग खुश नहीं हैं, इसीलिए केशव मौर्य को शायद मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या चर्चा हुई कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, फिर कहा गया उन्होंने मना कर दिया कि मैं बनना नहीं चाहता। इस किस्म की तमाम चर्चाओं का वो दौर था जिसका जिक्र रुचि कर रही है।
और सौरभ, इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि सच के करीब भी हैं, और वो सच पूरे तरीके से नहीं, लेकिन मैं पूरे तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे आपको समझा के बताऊं कि जैसे बीजेपी को और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वोट बैंक है वो कहीं खिसक ना जाए, वो कहीं हमसे दूर तो नहीं जा रहा है। अगर वो दूर जा रहा है तो फिर उसको नजदीक रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। पिछले नेता के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, लेकिन पार्टी नेताओं का ऐसा मानना है कि वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। पूर्वी जाति से आते हैं और उस जाति में भी कोई बहुत ज्यादा उनकी छाप को ऐसा नहीं है, ये पार्टी का आकलन है। और उस लिहाज से केशव मौर्य को बीजेपी ये मानती है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी मानता है कि अक्रॉस द स्टेट उनकी छवि अच्छी है, अपनी पैठ है, एक कनेक्ट है। और उस लिहाज से क्या इस पे कुछ विचार करना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका को लेके, ये एक आकलन जरूर था, ये एक संकेत था, ये इसमें कोई फैसला अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इस मसले पे विचार होगा। दूसरी चीज की ठाकुर समुदाय को लेकर योगी आदित्यनाथ पे जो आरोप लगते हैं, पार्टी का भी अपना ये फीडबैक है कि कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें और ज्यादा बेहतर मैसेज देने की जरूरत है। और यूपी की योगी सरकार पे जो आरोप लगते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया के वो आरोप हैं, बल्कि नीचे ग्राउंड तक पे उन आरोपों का असर है। उन आरोपों की काट कैसे की जाए, ये पार्टी का ये भी एक कंसर्न है। और उसी एक कंसर्न के तहत आपने देखा कि एक और चेहरा आपको जितिन प्रसाद के तौर पे देखा कि जो जितिन प्रसाद ब्राह्मण मसले को लेके योगी आदित्यनाथ पे सबसे ज्यादा हमला कर रहे थे। आप देखें तो बाकायदा वो अपराधों की लिस्ट जारी करते थे, कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ वो आरोप लगाते थे कि उसमें अपराधी तक को वो संरक्षण देते हुए दिख रहे थे, उसकी वकालत करते हुए दिख रहे थे कि इसके साथ अन्याय हुआ है। तो ये सारी चीजें पार्टी के संज्ञान में है और इसमें कहीं कोई कयासबाजी या गॉसिप नहीं है, बल्कि पार्टी का ये जेन्युइन कंसर्न है। हाँ, ये जरूर है कि डिप्टी सीएम इन सारी चीजों को लेकर जो कुछ भी चल रहा था वो महज कपोल कल्पना और कयासबाजी थी। देवेंद्र, रुचि और आनंद, आप तीनों हमारे साथ बने रहें और हम एक छोटे से नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।